अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंदर की खबर के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद शहरयार अहमद, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, और साथ हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी खादिम अली मांडला, तज्ज़ियाकार भी हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं। आज हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ साहब आ रहे हैं तो क्या सूरत हाल होगी उनकी पार्टी की, वो आएंगे भी या नहीं, और इसके साथ ही हम बात करेंगे सलामती कौंसल का एक इजलास हुआ है जिसमें एक नया नेशनल सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे मिनी बजट पर भी कि उसके हवाले से क्या जो है नई पेशरफ्त हो रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। जी सैयद शहरयार अहमद साहब, पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, मुझे बताइएगा कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो आ रहे हैं, उनकी फिर पार्टी का क्या मुस्तकबिल होगा, इस हवाले से बताइएगा। पार्टी का मुस्तकबिल तो मैं समझता हूँ क्या नाम वही है जो कि बड़ी ताकतें जिसको खलाई मखलूक कहा जाता है वो तय करेंगी। होता ये है कि एक्चुअली जिस पार्टी की थोड़ी सी पॉपुलैरिटी जो पार्टी गेन करती है तो कहा जाता है कि उस पे हाथ रख देती है, खुफिया हाथ जो होता है जिसको खलाई मखलूक उर्फ़-ए-आम में नवाज़ शरीफ ने नाम दिया। नवाज़ शरीफ तो कभी भी नहीं आते, बिल्कुल भी ना आते। अगर उनका ये जो इंग्लैंड में उनकी जो अपील वीज़ा ख़त्म होने के बाद वो भी मुस्तरद हो गई है, अब उन्हें आना पड़ेगा मजबूरन और जेल जाना पड़ेगा। मुस्तकबिल तो कोई इतना अच्छा नहीं है। बदकिस्मती से अगर बहुत ही पाकिस्तान की आवाम की बदकिस्मती हुई तो फिर दोबारा जो है हमें इन्हीं पार्टियों से रुजू करना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान की जो पीटीआई है उससे लोगों ने जो उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी उसकी बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस की वजह से शायद आवाम का रुझान जो है फिर नवाज़ शरीफ की तरफ चला जाए। कंपैरेटिवली पीपल पार्टी तो बिल्कुल ही वॉश आउट हो चुकी है पंजाब से। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी का मुस्तकबिल अभी थोड़े 6-8 महीने और ठहर जाएँ तो फिर हम वाज़े तौर पर कह सकेंगे, क्योंकि अगर हम जज्बाती होकर ये कहें कि इमरान खान ने क्योंकि परफॉर्म नहीं किया ठीक तरह से तो फिर नवाज़ शरीफ को दोबारा चांस मिलेगा, तो मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा कब्ल वक्त होगा। 6-8 महीने और देख लें तो पता लग जाएगा, सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। सही। इस हवाले से आप बताइएगा कि ये जो खुफिया हाथों का जिक्र किया उन्होंने कि ये क्या है, खुफिया हाथ और खलाई ताकतों का क्या है, इस हवाले से बताइएगा ज़रा आप चौधरी साहब, आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनम। सबसे पहले तो शहरयार साहब ने मेरा ख्याल है बड़े नपे तोले अल्फाजों में जो है ना बयान किया है सिनेरियो दोनों पार्टियों का। तो मेरा ख्याल है कि जो हालात बता रहे हैं ना भी अनम, वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिसका नाम है वो जेल तो काट नहीं सकता। सही। अगर जेल काटता तो यहाँ बैठता और पार्टी भी उसकी मजबूत होती सही और पार्टी ज़्यादा मुतहर्रक होती। लेकिन ये उसकी तारीख रही है कि जेल काटते हैं कि काबिल वो नहीं है। वो इक़्तिदार के लिए आता है और जब इक़्तिदार ख़त्म होता है, और बदबख्ती से बदकिस्मती समझ लें कि जब भी वो इक़्तिदार में आया ना वो उसको निकाल के जेल की तरफ जाना पड़ा, और लेकिन उसने सबक नहीं सीखा। तो अभी जब वो वहाँ गया है तो जाने के बाद यहाँ तो उसकी क्लच भी नीचे थे, प्लेट भी ऊपर थी, कोई समझ नहीं चल रही थी निज़ाम को, और हर बंदा परेशान था कि पता नहीं किस लम्हे कौन सी खबर उसकी आ जाए और पता नहीं दुनिया जो है वो परेशान हो जाएगी। हुकूमत को अपने पाले पड़े हुए थे कि वो जेल में कुछ हो गया या अस्पताल में हो गया तो पता नहीं कोई एक भुट्टो जो है ना वो नया यहाँ ना वो शहीद हो जाए और उसके ऊपर सारी ज़िंदगी सियासत हो। तो आगे फिर अदालतों ने जो रोल प्ले किया कि हुकूमत ने तो कहा कि भाई ये बड़े कौमी मुजरम है, माल इन्होंने लूटा है, चलो अगर जाना ही है तो कम से कम जो करप्शन है उसका कोई बॉन्ड ही इनसे ले लें, कोई श्योरिटी ले लें। लेकिन अदालत ने कहा भाई ये कैसे हो सकता है। और अदालतों का आपको पता है, अभी जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है तो उसमें पोल खुल गई अदालतों की कि अदालतें हमारी जो है मुल्क में दूसरे नंबर के ऊपर करप्ट हैं, और पहला अदारा जो है पुलिस है, तीसरा ये ठेके देने वाले सारे जिसमें हुक्मरान शामिल है क्योंकि ठेके सारे इनके हाथ से जाते हैं, और चौथा महकमा आपका सेहत आ गया। तो अदालत ने कहा भाई आप इसकी जमानत दे सकते हैं कि भाई ये कल बचे या ना बचे, यानी कि जो खुदाई दावे भाई जिंदगी मौत तो सबकी अल्लाह के हाथ में है, को उसको पता है जिंदगी का एक टाइम मुकर्रर है मौत का कि किस जगह आनी है कैसे आनी है। लेकिन उन्होंने 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर उसको इजाज़त दी, और मेरा ख्याल है वो किस तरीके से बाहर गया। तो उसमें खाली लोकल आपकी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, ये बड़ी ताकतें हैं। पहले आपने देखा कि मुशर्रफ दौर में भी वो कैदी था और बहसीयत कैदी वो किस तरीके से प्रोटोकॉल से जहाज में बीमा खानदान जो है वो बाहर चला गया, अभी भी चला गया। तो अभी वहाँ जाकर जब उन्होंने
इलाज के लिए वहाँ गए तो वहाँ जाकर भी रिपोर्टें करवाई थी, और वो रिपोर्टों के ऊपर इनकी जो प्लेटलेट्स थे ना वो 2 लाख से ऊपर थे। सही। वो रिपोर्टें जब पाकिस्तान ने मांगी तो ये देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इन्होंने उधर कंसीड करवा दी कि भाई उनको कोई खिला नहीं सकता, तो वो भी स्टोरी ख़त्म। अभी जब वो जो इन्होंने एप्लीकेशन दी थी सियासी पनाह की वो मनसूख होगी, ख़त्म होगी, इन्होंने फिर ड्रामा रचाया कि जनाब अली, क्योंकि जब सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त दी जाती है तो उसमें एक खाना होता है, उसमें लिखा होता है कि क्या आप सजा याफ्ता मुजरम है या नहीं है। सही। तो ये तो सजा याफ्ता था, ये तो कैदी था, तो उसका दूसरा ऑप्शन ये होता था कि अगर कोई सजा याफ्ता मुजरम भी है ना तो उसको अपना मौका पेश करना पड़ता है कि जनाब मेरे साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, और मेरे साथ, मैं तो बहुत बड़ा लीडर था और बड़े मेरे फॉलोअर हैं और ये है वो है, मैं तो चोर नहीं था, मैं डाकू नहीं था, मैं तो मनी लॉन्डर भी नहीं था, मैं तो कुछ भी नहीं था। तो उसके लिए उन्होंने 2 स्टोरियाँ घड़ी। एक अहमद नूरानी जो सहाफ़ी है जिसने वो वीडियो बनाई जिसमें साकिब निसार की आवाज़ कहीं से उठाकर कहीं जोड़ी, और वो भी फ्लैप होगी स्टोरी, वो भी सामने आ गई कि ये जाली है, बोगस है। और दूसरा भी वो राणा शमीम उनके हत्थे चढ़ गया, उसको बुला के उन्होंने तैयार किया, वो कुर्बानी का बकरा बनाया कि भाई आप जो है ना एक एफिडेविट दे दे, ये एफिडेविट हमें बरतानिया में सिर्फ काम आएगा। और फिर जब वहाँ बन गया, तैयार हो गया, तो कुछ ताकतें फिर ऐसी होती हैं कि उसको वहाँ नहीं रहने दिया। वो पहुँचा पाकिस्तान, वो जनाब निसार अब्बासी के हाथ लगा, उसने छापा, और छापा भी जो उसका हाल हो रहा है अदालत में, उसकी जो है ना वो अभी बिरहा पैरवी करने को तैयार नहीं है सही तरीके से। राणा शमीम को वक्ता पड़ा हुआ है, वो फर्द जुर्म मेरा उनके ऊपर 7 तारीख को आयद हो जाएगी, तो मेरा ख्याल अभी मजबूरन उसको निकलना पड़ेगा वहाँ से। और ये अभी पूरा नाम दे रहे हैं कि हम खुद आ रहे हैं, खुद वो तो कोई नहीं। और ये जो नहीं हुकूमत लाने के काबिल किधर है, हुकूमत ने तो बहुत सारे बंदे लाने थे। इन्होंने साग डार को लाना था, जैन कानी को लाना था, अल्ताफ सैन को, कब से कितनी हुकूमतें ला रही है, इन्होंने क्या लाना है? ये तो कि आम बंदे नहीं ला सकते, उसके बेटे वो मफरूर वहाँ फिर रहे हैं उनको नहीं ला सके, शहबाज शरीफ के बेटों को नहीं ला सके, और कई जो है ना इस तरह के बड़े बड़े मगरमच्छ बाहर बैठे हैं जिनको नहीं ला सकते, का लाना वो भी निकाल रहे हैं। हालांकि दूसरे ममालिक कई इंटरवीन कर रहे हैं बरतानिया के साथ, लेकिन बरतानिया मानने को भी तैयार नहीं, लेकर मेरा ख्याल आएगा नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं ना वो कतन अगर वो इतना ही भला सोचती हूँ दूसरे ममालिक का, तो पहले भी हमारे प्राइम मिनिस्टर कई दफ़ा कह चुके हैं कि गरीब ममालिक का हज़ारों डॉलर जो है ना, अरब डॉलर एक साल में वहाँ जो है ना वो सेव होते हैं जाके, तो वो उनको जो है ना वो इंश्योरेंस भी करते हैं, उनको सेव समझो कि सेव हाउस बनाए हुए हैं लोगों के। अगर करना होता तो अल्ताफ ज़ैन को करते, उनको नहीं किया, तो इसका भी कोई ना कोई रास्ता वहाँ बढ़ जाएगा, वहीं रहेगा जी, आएगा मुश्किल। सही। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत को अगर पता था कि नवाज शरीफ जो है सेहतमंद हैं, तो फिर उन्हें क्यों जाने दिया गया उस वक्त? देखिए बात पता क्या है कि यही तो एक अलमिया है पाकिस्तान में कि क्यों जाने दिया। ये निज़ाम आपके सामने जब खुला है कि आपकी अदलिया करप्शन में दुनिया में 130 से 26वें नंबर पे है, तो किस तरीके से रास्ते बनते हैं? भले छुट्टी वाले दिन अदालतें खुल जाती हैं, मुलज़म अगर अदालत में पेश भी ना हो तो फिर भी उसकी ज़मानत ले ली जाती है। ये सारे निज़ाम आपके सामने हैं। सामने मॉडल टाउन देखने के बाद तो मेरा ख्याल है कि सबको पता होना चाहिए कि ये इनकी तो आंखें नहीं है। ये जो निज़ाम दारे चला रहे हैं, अगर किसी की आंखें होती तो ये सामने गोलियां मारने वाले नज़र नहीं आते थे। 14 बंदों का मर्डर हो गया, 100 बंदा जख्मी हो गया, ये अंधे गुंगे बहरे, और इनकी मरात आप देखें, इनकी तनहाएँ देखें, इनके प्रोटोकॉल देखें और इनकी हालात देखें, और जिस तरीके से पुलिस को इस्तेमाल किया वहाँ रात ही रात में। और मेरा ख्याल मुश्ताक सकेरे को बलोचिस्तान के बुलाया बलोचिस्तान से, और आकर यहाँ आईजी लगाया रात ही रात में, और सुबह 14 बंदे खड़का दिए, तो उसको भी प्रोटोकॉल दिया। वो आके बड़ा वोदा उससे दिया, मोहतसब लगा दिया, टैक्स मोहतसब, और 4 साल उसने वो सीट एंजॉय की है। बाकी जितने लोग इन्वॉल्व थे उनको भी फिर उन्हें मुल्क जो है ना अवार्ड दिए, जो उनको जो है नवाजा गया। तो इस हुकूमत का तो क्या कर सकती है हुकूमत? हुकूमत के हाथ में हाथ कड़ी नहीं होती, हुकूमत के हाथ में फैसला लिखने वाली कलम नहीं होती, ये अदारों का काम होता है। लेकिन अदारे सारे बेनिफिशरी हैं। ये 700 बंदे की पंडोरा पेपर की जब लिस्ट पढ़ते हैं,
या 400 बंदे की पनामा लीग की लिस्ट पढ़ते हैं तो मुझे पता है कि उसमें तमाम यही लोग हैं। सैयद शहरयार, आप बताइए इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये समझता हूँ कि बिल्कुल बात ठीक कही है खादिम अली साहब ने, क्योंकि एसेट्स जो डिक्लेयर हुए हैं ना, एक जोक आया था कि नवाज शरीफ के जो असासे डिक्लेयर हुए हैं उनमें लाहौर हाई कोर्ट भी शामिल है। तो ये इनकी बड़ी पुरानी तारीख है। इनको जस्टिस कयूम वाला केस देख लें, फिर रफ़ीक तारड़ जो नोट लेकर गया था, उन्होंने अपना अलहदा सुप्रीम कोर्ट का बना ली थी बेंच उसका कोयटा में, और जब ये किस तरह इनके ब्रीफ केसेस जाते हैं, किस तरह इन्होंने जस्टिस नसीम जो है शाह के सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया था, और वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये जो कुछ भी है इनके साथ, अदालतों के साथ इनका बड़ा ताउन अदालतों ने किया है हमेशा, नून के साथ ख़ास तौर पर। और दूसरी तरफ अगर हम देखें पीपल्स पार्टी की तरफ देखें तो उनके साथ कभी कोई लिहाज नहीं हुआ। उनके वज़ीर आज़म को भी फांसी लगा दिया गया, किसी किस्म का कभी कोई रियायत नहीं मिली। बेनज़ीर को तंग किया जाता था, उसकी कभी पेशी पिंडी कर देते थे। तो इसकी वजह क्या लगती है आप दोनों को कि अदालतें क्यों उनका इतना साथ देती हैं? एक्चुअली ये नोट लगाने वाले लोग हैं, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ नोट नहीं लगाती। साफ़ तौर पर मैं ये कहूँगा कि मुस्लिम लीग नून ने ये शुरुआत की थी, सहाफ़ियों से भी शुरू की थी। मुझे आज तक वो ख़बरें याद हैं। ख़बरें एक अखबार होता था, उसमें मुस्लिम लीग नून ने सहाफ़ियों को लिफाफे देने शुरू किए थे, आटे के थैले देने शुरू किए थे। उस वक़्त ख़बरें के रिपोर्टर ने कहा था कि मैं ये इस लिफाफा और आटे का थैला नहीं लूँगा, और उसी ने उस वक़्त की ख़बरें लगाई थी। ये इनका एक मेल जोल, पैसों का में बड़ी ताकत होती है, वो सारे फ़ैसले चेंज हो जाते हैं। ये जो कुछ भी करते हैं इनकी दौलत करती है। इनका तरीक़ाकार ये है कि एक आध प्रोजेक्ट बना लें, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ 200 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट बना लें, 100 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट बना लें, और उसमें अरबों रुपया, एक प्रोजेक्ट में अरबों रुपया बचता है। अब मुझे आप बताएं कौन सी शुगर मिल है जो आपको साल में अरबों रुपया बचा के देती है? तो ये सबसे बड़े ये खाऊ लोग हैं। ये पार्टी सबसे बड़ी इमरान खान, हाँ, करप्शन के हवाले से इनके लिए इतनी बदनामियाँ और बड़ी बदनसीबी है कि इमरान खान उस तरह जो डिलीवर नहीं कर सके। और बहरहाल फिर बहुत उम्मीदें थीं, और उसी की वजह से अगर नवाज़ शरीफ को दोबारा पॉपुलैरिटी मिली इसकी पार्टी को, तो ये सिर्फ हुकूमत की नाअहली की वजह से होगी। इन्होंने नवाज़ शरीफ वगैरह ने जो कौम के साथ किया है, जितने हाँ मक्कर और झूठ के लोग हैं, जो कैसे कतरी खत आते रहे हैं, कैसे ये कहता था मुझे अटक जेल में जो है मच्छर काटते हैं। जैसे बिल्कुल सीखा खादिम साहब ने, ये जेलों में जाने वाले लोग नहीं हैं। दूसरी तरफ आप देखें भुट्टो ने जेल काटी, बेनज़ीर ने जेल काटी, जरदारी ने 8-9 साल जेल काटी। ये तो मिन्नतें करके भागते हैं बाहर, और फिर इनको बड़ी सपोर्ट मिलती है। देखिए इनको अरबों रुपया इनका बैरून ममालिक में है। इनकी अपनी वहाँ पे उन्होंने स्टील मिल लगा ली थी जाके सऊदी अरब में, जब ये वहाँ गया हुआ था मुशर्रफ के दौर में। तो इनके पास पैसे की कमी नहीं है, और पैसा फेंक तमाशा देख वाली सूरत हाल है। और बिल्कुल सही बात है कि जब तक हमारे मुल्क की अदलिया ठीक नहीं होगी, अदलिया बड़े फ़ैसले नहीं करेगी, उस वक्त तक इमरान खान क्या दुनिया में इधर कोई भी आ जाए, यीशु मसीह भी आ जाए, तो मैं समझता हूँ ऐसे फ़ैसले आएंगे और मामला ठीक नहीं होंगे। सही। मुझे बताइएगा चौधरी साहब, मुझे बताइएगा सलामती कौंसिल का जो इजलास हुआ है और उसमें नेशनल सिक्योरिटी प्लान जो बनाया गया, इस हवाले से ज़रा बताइए क्या तफसीलात हैं? देखिए बात यह है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि जो अभी इन्होंने प्लान दिया है सलामती कौंसिल का, तो उस सलामती में तमाम चीज़ों को इन्होंने ऐड किया है। सही। पहले तो हम यही समझते थे कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रख के उसमें दहशत गर्दी है, हमारी बॉर्डर्स हैं ईस्ट वेस्ट वाली बॉर्डर्स, इनको मद्देनज़र रखा जाता था, इंटरनेशनल हालात को। लेकिन अभी जो सलामती कौंसिल के इजलास में जो चीज़ें डायरेक्शन तय हुई हैं, तो उसमें उन्होंने अहमियत दी है कि मईशत को साथ लिंक किया है कि अगर आप किसी भी मुल्क की मईशत कमज़ोर हो जाती है तो समझो उसकी सलामती ख़तरे में होती है। दूसरा जो अफरादी जो है अफाजत, उनको भी जो है वो लिंक किया है कि अगर आपके मुल्क में आम आदमी, गरीब आदमी, उसको तो हफ़्ज़ ही नहीं है, बिल्कुल वो उसकी जान का तो हफ़्ज़ नहीं है, उसके माल का तो हफ़्ज़ नहीं है, उसकी इज़्ज़त को तो हफ़्ज़ नहीं है। तो मेरा ख्याल है जब इंटरनेशनली कोई भी इंडेक्स बनता है ना कि कौन सा मुल्क कितने नंबर के ऊपर आता है, तो सबसे पहला नंबर जो आता है ना वो मिलिट्री का या एटॉमिक पावर का नहीं होता कि इस वजह से जो है मुल्क पहले है। सबसे पहले किसी भी मुल्क की जो अफरादी कुव्वत है उसका नाम आता है। फिर आप किसी भी मुल्क की मईशत
कि मुइशत आपकी कितनी स्ट्रांग है, फिर उसका नंबर आता है। ये छठे सातवें नंबर के ऊपर आकर मिलिट्री और उसका जो इक्विपमेंट है और साजो सामान और कितनी ट्रेंड है, कितनी अफवाज है और उसके पास क्या क्या जो है ना वो साजो सामान है, वो हरबी साजो सामान, उसको हिसाब से जो है ना वो प्रायोरिटी दी जाती है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा किया है, लेकिन बदबख्ती ये है कि ये चीज़ें सारी कागज़ों में पहले भी रह जाती हैं। उसकी वजह कि जैसे कत्ल है, कत्ल की सज़ाए मौत है, साढ़े मॉडल टाउन में देखा किसी को हुई सज़ाए मौत। कराची एक एक दिन में 50, 60, 70, 100 बंदे तक फिगर जाता था टारगेट किलिंग का। मेरा ख्याल है मरने वाले तो मर गए, कितने बंदों को फांसी लगी है मुझे कोई एक बंदा बता दे। ये पॉलिसियाँ बनी हुई हैं, कानून बने हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर जब तक आप अमल दरामद नहीं करेंगे, अमल आपका ये है कि जहाँ कोई बड़ा धंध आता है, जो डाकू लटेरा दहशतगर्द आता है, आप उसके आगे सरदंगू हो जाते हैं। आप कैदियों को, कौमी मुजरमों को जेलों में आपका निज़ाम बंद नहीं रख सकता। ये नवाज शरीफ मफरूर आज़म जो बाहर फिर रहा है, मुझे बताया कि ये कैदी नहीं था, वो क्यों उन डॉक्टरों को नहीं बुलाया, क्यों उन लेबॉर्ट्री वालों को नहीं बुलाया कि भाई आप बताएं आकर, वो उन मिनिस्टरों को क्यों नहीं बुलाया कि जो आकर कहते ये बर्दे वाला है। वो कौन सी मशीन थी जिसके ऊपर इसको चेक किया जाता था। इस मुल्क का चीफ जस्टिस साकिब निसार कराची जाता है, शर्जील मेमन से शराब पकड़ता है, अगले दिन वो शहद बन जाती है। तो मुझे बताया कि सारी चीज़ें मुल्क में मौजूद है, कानून मौजूद है, लेकिन अमल जो है वो गरीब आदमी के ऊपर होता है। अगर कोई मोटरसाइकिल के ऊपर 5 मिनट भी जो है वो इशारा क्रॉस कर जाता है या आपको 500 रुपए की चोरी में फंस जाता है, तो उसकी जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है। इनके लिए अदालतें, इनके लिए जज, इनके प्रोटोकॉल, क्या इनको जेलों में एयर कंडीशन मिलते हैं, जेलों में इनको हीटर मिलते हैं, जेलों में इनको खाने मिलते हैं। ये बाहर भी वज़ीर आज़म होते हैं, जेल में वज़ीर आज़म होते हैं, तो अंदर जाके अगर 3rd डिग्री का लोगों के ऊपर इस्तेमाल किया जाए, ये जो 500-700 बंदे की लिस्ट है, तो 3rd डिग्री का इस्तेमाल आम बंदे पे नहीं करते। वो बंदा तो घर से पकड़ के अभी थाने नहीं आता तो उसको नानी याद करवा देते हैं और सारी रिकवरी भी कर लेते हैं। तो ये 2-4 थानेदार इनके ऊपर लगा के ये रिकवरी नहीं हो सकती। वहाँ कहेंगे जो पूछे, हमने देखा जी IT में वो बबलू बच्चे जो उसकी एक तस्वीर लीक होगी तो कितना जो है वो आसमान जो है वो पढ़ने लगा था कि हमारे जो है बेटे की तस्वीर जी IT में लीक होगी। तो गरीब आदमी की जो छतरोल करते हो, दिन दिहाड़े उनके गलियाँ मरवाते हो, हामला बच्चियों को इन्होंने कत्ल करवाया। वहाँ जो सामने मॉडल टाउन वो किसी की बच्चियाँ नहीं, तो विजय देव भी फिर रही है जो मरियम, तो ये सबको पता है ये कैदी मुजरम सयाज आफ्ता, लेकिन अदारे इतने नाहल नक्कारा और आम आदमी के लिए। और जिस तरीके से उन्होंने अदारों के ऊपर अटैक किए, हमले किए हैं, मिलिट्री चीफ के ऊपर, मिलिट्री वो चीफ जो है ISI का उसके ऊपर, तो कोई बोला? अगर इस तरह की जबान को आम बंदा खोलता तो मेरा ख्याल पता नहीं पट्टियाँ बांधते और बंदा जो है कई साल जो है गुम करते और बंदे वो प्ले कार्ड लेके घूमते रहते हैं। तो मेरे ख्याल दारू को भी सोचना है। अगर अदारे इस तरफ नहीं सोचेंगे तो ये जिस तरह तबाही इस मुल्क की है, तो मुझे बताएगा अभी मुल्क आपका चलने के काबिल छोड़ा इन लोगों ने। इन्हीं लोगों की वजह से मुल्क आपका आज 116 अरब डॉलर का मकरूज हो गया, 9 अरब डॉलर योमिया मसूद दे रहे हैं। तो इन करतूतों की वजह से गरीब आदमी को तो कुछ नहीं मिला, उसको दवाई नहीं मिली, उसको पानी नहीं मिला, उसको प्रोटेक्शन नहीं मिली, उसकी इज्जत आबरू, उसके माल की हिफाजत नहीं है गरीब आदमी की। तो ये सत्यानाश जो है ना इन्होंने क्यों बाई डिज़ाइन इन दोनों पार्टियों ने, पेपर पार्टी और नून लीग ने मकरूज जो करके गए थे, इसलिए करके गए थे कि कोई बंदा दूसरी ताकत आकर मुल्क के ऊपर कब्जा ना करे। हम उसको इस हालत में जो है तो छोड़ेंगे नहीं कि बंदा जो है ना आके मुल्क चला सके। और वही हाल है, अभी इमरान आया तो सही, लेकिन अभी आते ही कोई इधर से ताकत आ जाती है, ले आओ हमारे पैसे, वो उसकी किस्त आ गई है, ले आओ पैसे, सूद देना, ले आओ पैसे, कहाँ जाए? कशकोल उठाया हुआ फिर रहा है। और भाई ये कशकोल से काम नहीं चलेगा, ये जो मगरमच्छ है इनको लटकाना पड़ेगा। कोई चाइना का मॉडल लगाएं, कोई सऊदी अरेबिया का मॉडल लगाएं, और जाकर काम करें। ये कशकोल से कब तक मांगते रहोगे भीख, कब तक लोग देंगे? और ऐसी ऐसी खतरनाक आपके ऊपर जो है वो शरारतें लगाएंगे, IMF लगाएगा, दूसरे मालियाती इदारे लगाएंगे, आप उनको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। आप अपनी इंटरनेशनल जो पॉलिसी है उसको कंप्रोमाइज करेंगे, आप अपनी इज्जत, गैरत और आबरू को जो है वो कंप्रोमाइज करके कशकोल जो है ना भीख ऐसे थोड़ी मिलती है। और हम आपको क्या लगता है शहरियार साहब की जो सलामती कौंसिल ने अब जो इजलास किया है और उसमें नेशनल सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया, तो आपको क्या लगता है इस पर अमल दरामद हो पाएगा?
دیکھیے سنجیدگی سے بیٹھے ہیں یہ لوگ، اور اس وقت ضرورت بھی ہے کہ سنجیدگی سے تمام ادارے بیٹھیں، مسلح افواج، حکمران، اپوزیشن، عوام کو ساتھ لے کر چلیں. لیکن بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑے گا، میں ہر چیز میں بہت اچھا ہے، اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، یہ میں نہیں کہہ سکتا. مجھے لگتا ہے کہ یہاں دہاڑی کے حساب سے دہاڑی لگائی جاتی ہے. یہاں پہ کوئی ان کی لانگ لاسٹنگ پالیسیز نہیں ہوتی، کوئی ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے دور اندیشی کا. عمران خان نے جو 22 سال مشقت کی سیاست کے لیے، اور اس نے کہا کہ میں جو ہے بڑا سمجھ گیا ہوں. ہاں، ایک شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں، اپوزیشن وہ بناتی ہے، اور کہ ہم اس کو دیکھتے رہیں، لک آفٹر کرتے رہیں کام کیسے ہو رہا ہے. لوگوں کو بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ 22 سال اس شخص نے جو اتنا محنت کی ہے، اب آئے گا تو ایک دم، جیسا کہ ہمیں کہتا تھا کہ جی 60 دنوں میں کرپشن ختم کر دوں گا، 2-3 مہینوں میں کرپشن ختم کر دوں گا. ہر 3 مہینے بعد وفاقی وزراء کی جو ہے ہم کارکردگی رپورٹ لیں گے. وہ کیا گئی، کدھر گئی 3 مہینے کی کارکردگی؟ صرف دعوے رہ گئے، کچھ بھی نہیں ہو سکا. اور یہ جو یہ کاسمیٹک میئرز جو ہے نا، یہ جو کرتا ہے احساس پروگرام ہو گیا، یہ لنگر خانہ ہو گیا، یہ پناہ گاہیں ہو گئیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، شہباز شریف صاحب نے بڑے کام کیے تھے، دانش اسکول بنائے تھے، سستا تندور روٹی لگائی تھی. کدھر گئے وہ تندور، کدھر گئے وہ دانش اسکول؟ یہ کل کو کوئی دوسری حکومت آئے گی، وہ کہے گی ہمارے پاس تو لنگر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، پناہ گاہوں کو کوئی آگے توڑ جائے گا جو دوسری سیاسی پارٹی کا ہوگا. عوام کو کچھ بھی نہیں ملے گا 5 سال کے بعد. عمران خان کو میں بہت ہی ذہین اور انٹیلیجنٹ انسان سمجھتا رہا ہوں ہمیشہ، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ باقی لوگوں کی نسبت بہت بہتر ہے. اس وزیر اعظم کی نسبت جو پرچی پڑھ کے جیب سے پرچی نکال کے 5 باتیں کرتا ہے، میں سمجھتا تھا کہ عمران خان کو پوری دنیا کی نالج ہے، جغرافیے کا نالج ہے، تاریخ کا نالج ہے، اسلام کا نالج ہے، جس قسم کی وہ باتیں کرتے رہے. لیکن وہ بالکل اب 3.5 سال کے بعد آ کے، میں خود جو ان کا بہت سپورٹر رہا ہوں، میں خود بڑا غیر مطمئن ہو گیا ہوں، مایوس ہو گیا ہوں. ان کے بہت چاہنے والے جو ہیں وہ مایوس ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو بھی ملک ترقی کرتا ہے نا، وہ ترقی کرتا ہے ترقیاتی پروجیکٹس کے ساتھ. یہ رننگ اخراجات ہیں، یہ تو سب اداروں کو دینے ہیں، اس نے ہر سال دینے ہیں. جب آپ نے بلڈنگز بنانی ہیں، جب آپ نے پروجیکٹس بنانے ہیں، جب آپ نے سڑکیں بنانی ہیں، پل بنانے ہیں، اپنی افرادی قوت کو استعمال کرنا ہے، لوگوں کو نوکریاں دینی ہیں، یہ ہیں ترقیاتی اخراجات. آپ یہاں پہ اخراجات کریں، آپ لوگوں سے ٹیکس لے کے ان کا تیل نکال کے لوگوں کا، آپ اندر سے پیٹرول مہنگا کرتے ہیں اور عوام کا تیل نکال لیتے ہیں. لوگ رو پڑے ہیں. باقاعدہ میں دیکھتا ہوں ہمارے گھر میں جو ایک ملازمہ کام کرتی ہے، اب اس نے یہ کام شروع کر دیا کہ جہاں 4-5 جگہ وہ کام کرتی ہے، وہاں سے کسی کا خالی بوتل اٹھا لیتی ہے، کسی کا ٹیٹر پیک کا خالی ڈبہ اٹھا لیتی ہے، کسی کی اخباریں اٹھا لیتی ہے، اور ہر روز شام کو 50-60 روپے کی وہ بیچتی ہے. اتنا برا حال کیا ہے انہوں نے، اور لوگ خودکشی میں مجبور ہیں اور بل نہیں دے پاتے. لوگوں کی بجلی، پانی، گیس، آپ لوگوں کا سروے تو کریں. پہلے میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ سب ایسی غلط بات ہو رہی ہے، میڈیا کو ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ میڈیا خاموش ہے. میڈیا کو واقعی خاموش کیا گیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی طاقت ہے، میں سمجھتا ہوں عمران خان جو ہے اس کو بھی ذلیل کر کے نکالے گی خلائی مخلوق. عمران خان ایک بہت بڑا لیڈر بن رہا تھا، اور لوگوں کی بڑی توقعات وابستہ تھیں، اس کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. اور نواز شریف کی طرح عمران خان بھی چیخیں مارے گا کہ مجھے کیوں نکالا. میں سمجھتا ہوں عمران خان کو اپنے پتے شو کرنے چاہیے، بلائنڈ نہ کھیلے، چال چلے اور اپنے ورکروں کو لے کر آئے میدان میں. اور اگر اب خفیہ ہاتھ آتا ہے کسی کا اگلے الیکشنز میں، تو عوام کو چاہیے کہ ان کو جوتیاں مارے، ان کے گھروں کے باہر جو ہے دھرنا دے. جو 40-50-60 لوگ عمران خان کے توڑیں گے نا، اسٹیبلشمنٹ توڑ کے کسی اور پارٹی کو دے گی، ان سب کو ناکام کریں. جب وہ ناکام ہو جائے تو پھر آپ اس خفیہ ہاتھ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. اس ملک میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ اپنی جان قربان نہیں کریں گے. آپ دیکھیں نا 2015 میں یہ جو ہے رجب طیب ایردوان نے کس طرح کنٹرول کیا. 2-3 دن میں وہ جو کو تھی فوج کی، وہ کنٹرول ہو گئی، اور کئی سینکڑوں لوگوں کو اس نے وہاں سے نکال دیا. کیا ہوا؟ عوام اس کے ساتھ تھی. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لیڈر کرپٹ ہیں، 2 نمبر ہیں، چور ہیں. وہ انقلاب نہیں لا سکتے. نہ زرداری لا سکتا ہے کرپٹ آدمی، نہ نواز شریف کرپشن کا بے تاج بادشاہ، نہ وہ انقلاب لا سکتا ہے. ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کبھی بھی تبدیلی آئے گی، وہ انقلاب نہیں ہوگا، وہ خانہ جنگی ہوگی. سب چور اچکے ایک دوسرے کو ماریں گے. انقلاب وہ ہوتا ہے کہ جب ایک پرولتاریہ طبقہ ایک بورژوا طبقے کے اوپر آ جاتا ہے اور اس پہ جو ہے وہ اسٹرگل کر کے آتا ہے. تو یہاں پہ چونکہ ساری کرپٹ ہیں، سارے یہ ہمام میں ننگ ہیں. جی ہاں،
وہ تو ایک مظلوم طبقہ ایک ظالم کو ہٹا کے آتا ہے نا. یہاں تو سارے کے سارے ظالم ہیں. ہاں یہاں تو سارے ظالم ہیں. عمران خان ایک لیڈر تھا جس کی وجہ سے لوگ آ رہے تھے, اس کو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے اس پہ ہاتھ رکھ لیا. اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب دیکھتی ہے سیاسی پارٹی کو انتخابات سے پہلے تھوڑی سی پاپولیرٹی مل رہی ہے, گین ہو رہی ہے, وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس پہ بندے توڑ کے ان کو آگے پیش کر کے اس کو جتا دیا جاتا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے میں سمجھتا ہوں دہاڑی کے حساب سے پالیسیاں ہماری طالبان کی یہاں حکومت آئی تو کس طرح شاہ محمود قریشی وزیر اعظم اور ہمارے فواد چودھری کس طرح ویلکم کر رہے تھے اس کو, اور اوریا مقبول جان جیسے کالم نویس کہتے تھے کہ فتح مکہ ہو گئی, فتح مکہ ہو گئی. طالبان کی پالیسی ابھی 3 مہینے بعد, یہ اگست کی بات ہے 30 اگست کو طالبان نے جب آئے, اب 3-4 مہینے بعد جو ہے اب یہ منتیں کرتی پھرتی ہے ہماری حکومت, ساری دنیا کو بتاتا ہے. جنرل باجوہ صاحب بتا رہے ہیں ہر کسی کو کہ انسانی بحران پیدا ہو جائے گا, 3 لاکھ کے قریب بچے مر جائیں گے بھوک سے, ان کی مدد کرو. اب ہونا یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کی وہاں تکلیف ہوگی نا, وہاں عورتیں جسم فروشی پر مجبور ہو جائیں گی بھوک کی وجہ سے, اور بیرونی طاقتیں انڈیا اور اسرائیل اور دوسرے ممالک وہاں لوگوں کو طالبان کو پیسے دے کے ڈالر دے کے ہمارے ملک میں بھی دہشت گردی کرا سکتے ہیں. اس لیے ہمیں اس سے محتاط رہنا پڑے گا. اسی لیے ہماری یہ جو ہے نا حکمرانوں کو اور فوج کو اس لیے یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے. انہیں افغانستان سے ہمدردی نہیں ہے, ہمیں اپنا گھر بچانا ہے. بالکل صحیح ہے. جی میں آپ دونوں سے میرا یہ سوال ہے کہ جو منی بجٹ آ رہا ہے اس حوالے سے بتائیے گا کہ حکومت کیا اس کو پاس کرا پائے گی بھی یا نہیں, اور اس میں کیا ریلیف ملے گا, اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے انب, سب سے پہلے تو شہریار صاحب نے جو بات کہی ہے نا کہ یہ انقلاب, تو یاد رکھے عوام کے ووٹ جو ہے نا وہ کبھی بھی نظام تبدیل نہیں کرتا. آپ کا ووٹ اقتدار اور شکلیں تبدیل کرتا ہے, اور اس ووٹ کی جو تذلیل کی جاتی ہے انہی مگر مچھوں کے ہاتھوں. وہ آپ نے دیکھا کہیں 2000 روپیہ اس کی قیمت لگی ہوئی ہے, کہیں بریانی کی پلیٹ, کہیں پکوڑے, کہیں کچھ, یہ اس کی قیمت ہے, اور اسی طریقے سے ذلالت ملتی ہے. یہ آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کی باتیں ساری دنیا نے سن کے وہ ووٹ دیا نا کہ بھائی یہ بڑا کوئی رستوں نکلے گا, کوئی پتہ نہیں کیا کر دے گا, وہ تقریریں کر کے اسلام کی بات. اگلے دن وہ فواد چودھری نے کیا بیان دے دیا, اس نے کہا کہ یہ قائد اعظم نے کوئی اسلامی ملک بنانا تھا, جس ملک کو 73 سال کے بعد بھی پتہ نہیں کہ یہ ملک کی بنیاد کیا تھی, تو انہوں نے آگے کیسے چلانا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنا ایک ڈیزائن لے آتی ہے. کہ بھائی خدا کا خوف کرو, یہ سب کو پتا ہے کہ اس ملک کی بنیاد جو ہے وہ کلمہ طیبہ کے اوپر تھی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس میں کسی کو شک ہے کہ اس کا قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. جب قرآن و سنت کے مطابق ہوگا, یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ خود فرما گے کہ میں کون ہوں اس کا آئین بنانے والا. اس کا آئین قانون تو 1300 سال پہلے بن چکا ہے. قرآن نے سارے راستے بتا دیے, ہم نے تو عمل کرنا ہے. تو یہ ابھی آ کر جو بندے کہیں گے کہ بھائی یہ قائد اعظم نے کیسے بنایا تھا, تو ابھی جہاں تک بجٹ کی آپ کی بات ہے نا کہ منی بجٹ جو لا رہے ہیں وہ لا نہیں رہے, ان کے اوپر مسلط کیا IMF نے. کہ جب میں نے کہا نا کہ جس طریقے سے وہ قرضہ دیتے ہیں بیرونی طاقتیں, مالیاتی ادارے, تو وہ اپنی شرائط کے ساتھ دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں جی وہ اسٹیٹ بینک کو ٹامس باڈی بنا دیں گے, انڈیپینڈنٹ کر دیں گے, وہ سپریم کورٹ نہیں پوچھ سکتا, نیب نہیں پوچھ سکتا, FIA نہیں پوچھ سکتا, کوئی تھانہ نہیں پوچھ سکتا. جیسے وہ وائسرائے ہند ہوتے تھے, وہ آ کر جو مرضی کرتے رہیں لیکن ان کو پوچھتا کوئی نہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں جو ہمارا بینکنگ سسٹم ہے پاکستان میں, یہ پرائیویٹ بینکوں میں اگر کسی نے بینک میں مینیجر لگنا ہو تو وہ کہتے ہیں یار کو بڑا اکاؤنٹ لے آؤ. کیا لے آؤ؟ وہ 4-5 کروڑ روپے کا 10 کروڑ کا اکاؤنٹ دو, بچہ آپ کا مینیجر لگا دیتے ہیں. تو مجھے بتاؤ اس وقت کیوں نہیں بولتے یہ؟ بھائی جس کا پیسہ ہوتا ہے مینیجر بھی انہیں کا ہوتا ہے. آپ پیسہ جو ہے نا IMF کا, تم ادھر مامے خاں بنے ہوئے ہو. یہ جتنی اپوزیشن ہے, یہ مجھے بتائیں نا, یہ اپوزیشن حکومت والے ہوں بیٹھ کر وہاں ایک اعلان کریں کہ بھائی ہم اپنے جتنے بھی لوٹے ہوئے سرمایہ واپس کرتے ہیں, ہم نہیں کسی کی محتاجی کرتے. اس طرف آپ نے جانا نہیں ہے, اور باتیں تقریریں, اور یہ سارے بجٹ پاس ہوتے ہیں صرف بحث و تکرار, یہ باتیں کریں گے. اس کی وجہ کہ اگر بجٹ کا پاس ہے کو تنخواہیں کہاں ملے گی؟ کوئی میں نے چاہتا ہے. اور مجھے بتائیے تنخواہیں
करोड़ रुपए का इनका जो है ना वो खर्चा आता है एक सेशन के ऊपर। और कभी मुझे बताए कि वहां कोरम पूरा हुआ है? जब देखे को जाता है और तनख्वाह लेने के लिए सारे मास्टर है। जब आपने काम ही नहीं करने, अदारों के अंदर ये हालत है कि अदारे तनख्वाह ले रहे हैं घर बैठकर, और जो इंकशाफ हो रहे हैं कि मुर्दे मर गए उनके नामों की तनख्वाह मिल रही है। अभी बेनजीर इनकम सपोर्ट में आपने देखा कि वो गरीब आदमियों के लिए निकाला गया, उसमें 20, 21, 18 पता नहीं किस किस ग्रेड के अफसर जो है उनके नाम उनमें निकले। यहाँ इस मुल्क की सलाह और इस निज़ाम के होते हुए मुझे बताया कि तालिबान की बात करते हैं ना, 20 साल उन्होंने स्ट्रगल की, निज़ाम के लिए की थी, लड़े, कुर्बानियाँ दी, अपनी जान को हथेलियों पे रखा। जो फतेह सैली और पूरी दुनिया 28 मुल्क नेटो बर्तन सबको निकाला ना, जब हम निकाला जिस तरह वो बरसरे इक़्तिदार आए ना, तो सुबह को उनको नोटिफिकेशन नहीं करना पड़ा कि सुबह कौन सा निज़ाम होगा। सुबह खवातीन जो वो बापर्दा थी, बद्दू को पता था, पेंटे जीन की उतार के उधर राकेश लोहार के बिजू में थे, क्योंकि उनको पता था कि स्ट्रगल निज़ाम के लिए है। तो हमारी तो इक़्तिदार के लिए स्ट्रगल होती है। और यहाँ स्ट्रगल क्या है, जो ATM कार्ड वाला है उसको ले लो, जो बड़ा मुझे बताया ना, असेंबली में मोस्टली आप किन लोगों को देख रहे हैं, तो जैसे PTA की बात करते हैं, आप हेड से ले लें कि आप शेख रशीद बड़ा करीबी कहाँ से था, इसी के लिए ये कहता था इमरान खान कि मैं इसको चपड़ासी ना रखूं। इसका मकसद है कि जब हुकूमत में बनता नहीं होता तो ये वो लोग हैं जो चपड़ासी के काबिल नहीं होते। जब हुकूमती मराद को इस्तेमाल करना होता है तो फिर उन लोगों को भी लगाते हैं लोग। इसका मतलब बेड़ा गर्क करने वाली बात है कि अगर आपको इनको अधिक लोगों को बंदा पूछे कि आप अपनी फैक्ट्रियों में इन लोगों को लगाते हो बैठ देर, कोई बंदा मुझे बताए। इमरान खान खुद कहता था चौधरीयों के लिए क्या कहता था कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू साथ बैठाए हुए। ये लेन देन, ये जमहूरियत जो है, ये करप्शन और ब्लैक मेलिंग का नाम, लेन देन का नाम है, सौदेबाजी का नाम है। अभी जहाँ मिनी बजट आया फिर बैठ जाएंगे, कोई कहेगा मुझे इतना फंड दे दो, कोई कहेगा मुझे इतना फंड दे दो, कोई कहेगा हमारा को वजीर बना दो। लेन देन करके मुल्क का सत्यानाश करना और बिल पास हो जाएंगे। अल्लाह इस हवाले से सैयद शहरयार साहब आप बताइएगा, मिनी बजट के हवाले से बताइएगा कि जी ये बिल्कुल बात सही कही है खादिम अली साहब ने कि इनके अपने मफादात हैं और ये बहुत सारे लोग ऐसे ही तनख्वाहें ले रहे हैं, काम कुछ करते नहीं, सवाल कुछ असेंबली में बोलते नहीं, कुछ पूछते नहीं, किसी को जवाब दे नहीं है। इलेक्शन के दौरान ये वोट लेने चले जाएंगे। ये मिनी बजट के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि ये बिल्कुल ये हो जाएगा, पास हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर से बड़ा प्रेशर होता है और आपको पता है एक स्टिक भी होती है जो ख़ास लोगों के हाथ में होती है जिनको बूटों वाला बोला जाता है। उनके भी जर्नैल ने एक दम करवा नहीं लिया था, एक्सटेंशन नहीं करवा ली थी और तमाम लोगों ने उसको वोट दे दिया था, मुस्लिम लीग ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी और तमाम अरकान असम्बली ने। तो जहाँ इनको ज़रूरत होगी वहाँ हर चीज़ जो अपने फ़ायदे की होगी वो कबूल होगी, जो आवाम के लिए अगर कोई चीज़ होगी तो वो नाकाबिल कबूल होती है असम्बली में। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपनी मेज़बान अनम नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।